लेक्चर 7 देखते हैं नेटवर्क के अंदर। ओके, जैसे लेक्चर 7 तो पहले क्वेश्चन देखते हैं जो हमने एवरेज और आरएमएस वैल्यू के कॉन्सेप्ट पढ़े थे वहीं से ही। तो एवरेज वैल्यू, फाइंड द एवरेज ऑफ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो ए है हमारा ये 3 + 6 sin t। यहाँ पे सीधे से ये समझना है कि हमारा जो डीसी वैल्यू होती है किसी फंक्शन के अंदर, डीसी कंपोनेंट, वही हमारा एवरेज वैल्यू होता है। तो इस ए वाले के लिए वी एवरेज हमारा सीधे से ये 3 हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, वी टी इक्वल टू, यहाँ पे डीसी वैल्यू नहीं है, 10 sin t, ये साइन का फंक्शन है। तो यहाँ पे एवरेज हमारा हो जाएगा 2Vm/π। ये फार्मूला है एवरेज वैल्यू का, 2Vm/π। तो सीधे से 2Vm/π हमारा 20π बना देगा। तो अगर हमारा एक डीसी वैल्यू नहीं है तो हमारा कुछ इस तरीके से होगा एवरेज वैल्यू। और ये इसमें Vm क्या होगा, जो V पीक वैल्यू है, वो पीक वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे 10 है। तो ये 2 × 10/π 20/π। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं कि अगर sin t + sin 3t + sin 5t करके है इक्वल टू Vt, तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, मतलब साइन के संग कोफिशिएंट में कोई भी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे वी एवरेज वैल्यू जो होगी वो हमारी 0 होगी। तो ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट और है, इसको याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ द नेटवर्क इज़ हैविंग आइडियल डायोड्स, ये जो डायोड है, ये वाले डायोड है एक, और ये 2 डायोड है, आइडियल है। एंड एवरेज वैल्यू ऑफ द इंडिकेटिंग एमीटर, फाइंड द रीडिंग ऑफ द एमीटर। तो इफ़ द नेटवर्क के अंदर ये है और इंडिकेटिंग एमीटर ये एवरेज वैल्यू को नाप रहा है, मतलब एमीटर करंट की एवरेज वैल्यू को नाप रहा है। ये जो करंट इसमें जा रही है IA, ये एवरेज वैल्यू है करंट की। तो ये बात कही गई है, फाइंड द रीडिंग ऑफ द एमीटर, इसको निकालना है। तो इसको देखो दो तरीकों से सॉल्व, 2 तरीके के लिए सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर के लिए करेंगे और हाफ वेव के लिए करेंगे, तो हम केवल इस वाले लूप में लगा रहे हैं, तो हम केवल इस लूप में लगा रहे हैं KVL। ओके, ये अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अगर पॉजिटिव साइकिल की हम बात कर रहे हैं, Vt हमारा ये जो 4 sin ωt है, इसकी पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये N है, ये P, और ये P है, ये N। तो ये वाला जो डायोड है ये ऑफ हो जाएगा पॉजिटिव साइकिल के लिए बिल्कुल कम्प्लीटली, और इसी तरीके से नेगेटिव साइकिल के लिए ये डायोड ऑफ हो जाएगा। बट क्योंकि हमें इस डायोड, अगर ये डायोड ऑफ हो जाएगा तो करंट केवल इस डायोड से फ्लो करेगी, इस वाले डायोड से, पहले वाले से, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। तो जितनी ड्यूरेशन के लिए इसमें करंट जा रही है केवल उसी के लिए निकालो। मतलब इस क्वेश्चन को हम केवल पॉजिटिव साइकिल के लिए सॉल्व करेंगे, और अगर पॉजिटिव के लिए सॉल्व करेंगे तो ये वाली जो ब्रांच है ये हमारे किसी काम की है ही नहीं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फिर हम इसमें लगाएंगे, और ये हमारा क्या है, एक तरीके का रेक्टिफायर है। तो अगर फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो ये क्या होता है, 2Vm/π, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज वैल्यू का, वी एवरेज। तो यहाँ पे बस सीधे से रेक्टिफायर का जो फॉर्मूला होता है एवरेज का वो लगाना है, और वही एवरेज वैल्यू हमें आंसर में देनी है। तो ये क्या हो गया, 8/π वी एवरेज। अब यहाँ पे ये तो केवल इतना हुआ, अब I हमें निकालना है। अब इस पूरे अगर मैं बोलूँ, इसको हटा दूँ, सबको हटा दूँ, और मैं बोलूँ कि इस पूरे ब्रांच में, इस पूरे लूप में आपको कितने रजिस्टेंस मिल रहे हैं, इसमें केवल एक रजिस्टेंस है, वो है ये रजिस्टेंस। तो जब इसमें हम जो भी टोटल वोल्टेज है और उसको डिवाइड कर देंगे रजिस्टेंस से, तो वो हमें टोटल करंट दे देगा इस ब्रांच में। और पॉजिटिव साइकिल के लिए ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो I इज़ V/R, यहाँ पे हमने V निकाल लिया है, V एवरेज, तो 8/π, और इसको ये रजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया 1/10 × 10⁻3। तो ये 0.85π मिली एम्पेयर आ गया। बट इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं है, ये आंसर तब होगा जब हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं। पर अगर हाफ वेव की बात करेंगे, वहाँ पे इतना ही डिफरेंस है कि वी एवरेज जो होता है वो Vm/π होता है। Vm/π करेंगे तो ये केवल 4/π बन जाएगा, और अगर I निकालेंगे तो V/R, R से इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 0.4 मिली एम्पेयर/π। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं। तो आंसर कहाँ चेंज हो रहा है, वी एवरेज के फॉर्मूले में, जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए Vm/π होता है और फुल वेव के लिए 2Vm/π होता है, 2 टाइम्स हो जाता है। बाकी सब यही वही चीज़ है कि D2 ऑपरेट्स ओनली फॉर हाफ साइकिल, ठीक है, मीन्स ओपन फॉर ओनली, ये सब वही चीज़ें जो पहले बता दी। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं फॉर फैक्टर और पीक फैक्टर के बारे में। तो फॉर फैक्टर जो होता है FF, वो होता है VRMS/V एवरेज की वैल्यू, मतलब RMS/एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है। और हमारा जो पीक फैक्टर होता है उसके नाम से पता चलता है, उसमें सबसे ऊपर तो पीक आएगा, VM वैल्यू आएगी, Vmax/RMS से उसको डिवाइड करेंगे। तो फॉर फैक्टर ये है VRMS/V एवरेज, और पीक फैक्टर है हमारा VM/VRMS। अब अगर हम निकालें तो VRMS हमारा Vm/√2 आएगी वैल्यू, और V एवरेज 2Vm/π, ये फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं, 2Vm/π। तो इससे हमारा फॉर्म फैक्टर जो आएगा तो वो 1.11 आ रहा है। तो VRMS/V एवरेज। और पीक फैक्टर की बात करें तो वो Vm/VRMS, तो हमने यहाँ देखा ये Vm/√2, तो ये हमारे कितने देगा, √2। तो ये केवल √2 वैल्यू दे रहा है।
ये हमने टिपिकल फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर के बारे में बताया। अब ये क्यों हमने जाना है, तो हेल्प करता है ये हमें जो वेव फॉर्म होता है उसकी शेप के बारे में पता करने के लिए, टू जस्टिफाई अबाउट द शेप ऑफ वेव फॉर्म फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर कॉन्सेप्ट आर इंट्रोड्यूस। तो उनकी शेप के बारे में जानने के लिए हमें ये हेल्प करता है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल्स में देखेंगे, उसके पहले क्या है कि यही मेन टॉपिक है, ठीक है। ये तो एक हेडिंग है जो कि इलेक्ट्रिकल के लिए था, ई के लिए है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। मतलब इसमें ये था टू चेक इफ हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट और नॉट, टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल या फॉर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। तो ये कुछ नहीं है। अब वापस आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे कि किन वेव फॉर्म्स के लिए हमारा फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर के इक्वल होता है, वो देख लेते हैं। अगर ये वेव फॉर्म है हमारी, यहाँ पे जो वी एम है और जो वी आरएमएस है और जो वी एवरेज है, तीनों वैल्यू ये जो स्क्वायर वेव के लिए इक्वल होती हैं। अब ये तीनों वैल्यू इक्वल होंगी तो यहाँ पे हमारा फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्म फैक्टर भी इनमें से किसी दो चीज़ों का रेशियो है, वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज, और पीक फैक्टर वी एम अपॉन वी आर एम एस, तीनों इक्वल है। तीनों की वैल्यू हमारी कट के फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर भी हमारा 1 आ जाएगा। अच्छा, ऐसे ही ये है, ये सेकेंड वाली वेव फॉर्म है। इसमें अगर देखें तो यहाँ पे जो होता है वी आर एम एस वी एम बाई रूट 2 और वी एवरेज इज वी एम बाई 2। तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर एक दूसरे के इक्वल ही आएगा। भले वी आर एम एस और वी एवरेज की वैल्यू में थोड़ा बहुत सा अंतर है फिर भी। तो ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं, अगर हम कांस्टेंट वेव फॉर्म ले रहे हैं तो वहाँ पे तो यही चीज़ जो ऊपर थी वही चीज़ यहाँ है कि वी आर एम एस इजकल टू वी एम इजकल टू वी ए। तो यहाँ पे भी पीक फैक्टर इजकल टू फॉर्म फैक्टर इजकल टू 1 आ जाएगा हमारा। अब जो सेकंड वाला वेव फॉर्म था जिसमें से बीच में स्क्वायर वेव में गायब था, ये वाली वेव फॉर्म जिसमें ये बीच का हिस्सा गायब है, तो इस वेव फॉर्म के लिए कैलकुलेशन हमने यहाँ करी है कि फॉर्म फैक्टर इज वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज, तो वो रूट 2 देता है। और पीक फैक्टर भी वी एम रूट 2 होता है अपॉन वी एम, तो वो हमको क्या दे रहा है, वो हमें सॉरी वी एम अपॉन वी एम डिवाइडेड बाई रूट 2, वो रूट 2 पर चला गया तो ये भी रूट 2 दे रहा है। तो इस तरीके से इस वजह से यहाँ पे फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर के इक्वल है। बट ये जो रेड वाला एरो गया है यहाँ पे हमारा ऐसा नहीं है, फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर के इक्वल नहीं है। तो ये फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर हमें उसकी शेप के बारे में एक अच्छी खासी बात बता रहा है कि जैसे ये ट्रायंगुलर शेप है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, ये स्क्वायर शेप है, उसमें बीच में मिसिंग है या कांस्टेंट एक ये लाइन की तरह है, तो वहाँ पे फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर के इक्वल है। यहाँ पे क्या होता है, वी आर एम एस हो गया वी एम बाई रूट 3, वी एवरेज हो गया वी एम बाई रूट 2। अब इन वैल्यूज़ को लेके फॉर्म फैक्टर पी फैक्टर को निकालेंगे तो फॉर्म फैक्टर आएगा 2√3 और पी फैक्टर आएगा √3, जो कि नॉट इक्वल है एक दूसरे के। तो इस वाली वेव फॉर्म के लिए हमारा दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है कुछ। अब एक कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, एसी शुरू हो रहा है लगभग, जो बेसिक मतलब एसी एनालिसिस है सर्किट्स का, वो हमारा मेनली यहीं से शुरू हो रहा है कि एक हम ऐसा सर्किट लेते हैं जिसमें एक एसी सोर्स है और सिंगल एक रजिस्टेंस है अभी केवल। तो यहाँ पे आई टी क्या होगा, वी टी बाई आर, और आई टी को वी टी को लिख देंगे वी एम साइन ओमेगा टी, जो वोल्टेज सोर्स है, तो आर। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि वी एम बाई जो आर है यहाँ पे, कि वी एम बाई आर वो किसके इक्वल है, वो आई एम के इक्वल है। तो इस वजह से ये आई एम बन गया और इसके संग साइन ओमेगा टी यहाँ से आ गया, तो आई टी आई एम साइन ओमेगा टी आ गया। अगर हम यहाँ पे पावर को निकालते हैं तो वो पावर होती है इंस्टेंटेनियस पावर। ओके, तो वी टी इंटू आई टी, हर चीज़ टाइम के मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में ही है कि टाइम के संग क्या घट बढ़ रहा है। तो वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसको हम पी टी के फॉर्मूले को वी एम आई एम और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 करके भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला आया पावर का, इंस्टेंटेनियस पावर का। अगर हमने केवल एक वोल्टेज सोर्स लिया है और एक एसी टाइप का और एक रजिस्टर लिया है। अब यहाँ पे जो वेव फॉर्म बनाते हैं हम, फेजर डायग्राम बोले, वेव फॉर्म बोले, करंट और वोल्टेज का रिलेशन, तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये वोल्टेज है, ये अगर इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पे हमारा करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। मेन चीज़ ये है कि करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। ये फेजर डायग्राम हो गया केवल सिंपल उसका, जब हम एक रजिस्टर और एक एसी सोर्स को लेते हैं तो ये इसका एनालिसिस हुआ। अब यहाँ से और थोड़ा डिटेल में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने एक एल को लिया है और एक वोल्टेज सोर्स को लिया है, तो अभी हमने मिक्स नहीं किया, अभी एल और आर को मिक्स नहीं कर रहे हैं, अभी केवल एक इंडक्टर को ले रहे हैं, उसके संग हमने वोल्टेज सोर्स लिया है। यहाँ पे हम जो हमारी फार्मूला होता है वी इजकल टू एल डी आई बाई डी टी, तो ये हमने इस्तेमाल किया, वी इजकल टू एल डी आई बाई डी टी। अब यहाँ पे वी लीडिंग होता है, वो हमें अभी दिख भी जाएगा। बाकी याद करने के लिए जो इंडक्टर होता है उसमें वोल्टेज लीडिंग होता है और जो कैपेसिटर होता है उसमें करंट लीडिंग होता है, या इसका उल्टा बोले तो वोल्टेज लैगिंग होता है और यहाँ पे करंट लैगिंग होता है। ये रिलेशन है। तो इंडक्टर के लिए वोल्टेज लीड करता है और कैपेसिटर के लिए करंट लीड करता है, दोनों के उल्टे, मतलब एक उसमें लीड कर रहा है तो एक उसमें लीड कर रहा है।
अब यहाँ पे आई की जगह हम क्या लगाते हैं, इसमें जो करंट है आई एम साइन ओमेगा टी, जो हमने ऊपर से निकाल ली थी सॉल्व करके, तो आई इज आई एम साइन ओमेगा टी। इसका जब आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो इसमें जो ओमेगा है वो बाहर आ जाएगा और आई एम भी बाहर आ जाएगा। आई एम तो खैर है, आई एम का तो आप कर ही नहीं रहे हो डिफ्रेंशिएशन, वो तो पहले से बाहर आ गया है। तो ये हमारा ओमेगा एल आ गया, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा क्या फ्रिक्वेंसी, तो इसको हम एक्सएल बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इसी को बोलते हैं जो इस फॉर्मूले से आता है ओमेगा एल। तो ये एक्सएल आ गया, तो हम वी टी को अब क्या लिख सकते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 90। देखो यहाँ से उठाया है इस वी टी में, ये जो पूरी चीज़ है आई एम इंटू ये क्या है एक्सएल, ये रजिस्टेंस ही तो एक तरीके का। तो आई इंटू आर क्या होता है, वोल्टेज। तो आई एम इंटू एक्सएल क्या बन जाएगा हमारा, वी एम। और जो ये है कॉस ओमेगा टी, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90। अब फेजर डायग्राम जब हम लिखते हैं या इक्वेशंस लिखते हैं इसके अंदर, तो हम ज़्यादातर सारी इक्वेशंस को साइन के फॉर्म में लिखते हैं। उसका भी रीज़न है, अभी आगे देखेंगे। तो इसको हमने लिखा वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 के फॉर्म में हमने इसको लिखा। अब ये हमको क्या बता रहा है कि जो वी एम वाली इक्वेशन है वो प्लस 90 डिग्री पे जा रही है, मतलब लीड कर रही है। ये प्लस 90 डिग्री जो है ये हमें दिखा रहा है कि लीड कर रहा है। इसका जब फेजर डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, आप करंट को इधर बनाओ और वोल्टेज को इससे ये 90 डिग्री आके ये लीड करता हुआ दिखा दो, ये वोल्टेज है। या इसके अलावा आप वोल्टेज को तो रेफरेंस के तौर पे अगर आप इसी एक्सेस पे बनाओ तो फिर करंट को आपको नीचे दिखाना पड़ेगा, तो फिर भी उसमें दिख रहा है कि करंट से वोल्टेज लीड ही कर रहा है हमारा। तो दोनों तरीक़ों से दिखा सकते हैं। उसके बाद वोल्टेज लीडिंग द करंट, और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे तो वी टी इंटू आई टी, तो वी एम कॉस ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पे आई एम को साइन ओमेगा टी के फॉर्म में हमने बना दिया है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि वी एम कॉस ओमेगा टी है वी टी, और इसी के संग हमारा ये जो दूसरा है ये आई एम साइन ओमेगा टी है। अब क्योंकि कॉस और साइन आया तो हम 2 ऊपर सप्लाई करेंगे, 2 नीचे, तो नीचे वाला 2 तो ये बन के रह गया, ऊपर वाला 2 कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी क्या बना देगा, साइन 2 ओमेगा टी। तो पावर को इस तरीके से आ गई वी एम आई एम अपन 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। ये पूरा एनालिसिस है केवल जब एक इंडक्टर को यूज़ कर रहे हैं हम एक एसी वोल्टेज सोर्स के साथ में। तो ये पूरा एनालिसिस है। ओके, करंट तो देखो, करंट तो हमने शुरू में यहाँ पे आई एम साइन ओमेगा टी यूज़ करी थी, तो उसी को हमने यहाँ यूज़ किया है। ओके, अब एक कैपेसिटर को लेते हैं। अभी इंडक्टर था, यहाँ पे भी सब सेम है कि वोल्टेज सोर्स है, ये करंट है, और यहाँ पे हम I इज कल टू सी डी वी बाई डी टी को लेते हैं। जबकि हम इस इक्वेशन को भी ले सकते थे कि V इज कल टू 1 बाई सी इंटीग्रेशन आई डी टी, हम इस फॉर्म में भी ले सकते थे। इसको उल्टा अगर कर देते हैं तो हमने ये ना लेके हमने आसानी अगर रहे, ओके, इसलिए हमने दोनों ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ही लिया है। तो यहाँ पे वोल्टेज का डिफरेंशिएशन होके तब हमें करंट मिल रहा है। यहाँ पे करंट लीडिंग है, ओके, यहाँ करंट लीडिंग है, ये याद रखेंगे। तो यहाँ से हम V की जगह वी एम साइन ओमेगा टी रखेंगे। ऊपर क्या था, ऊपर V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी था, तो वहाँ I की जगह हमने आई एम साइन ओमेगा टी रखा था, यहाँ V की जगह वी एम साइन ओमेगा टी रखा है हमने, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या है, इसका कर देंगे वी एम बाहर आ जाएगा और साइन ओमेगा टी से ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ये सी ओमेगा आ गया। ओके, अब देखो यहाँ समझने वाली ज़रूरी चीज़ क्या है कि ये I इक्वल टू, मान लो ये कुछ R है, मान लो, तो R इंटू वी होता है क्या, ऐसा कभी नहीं होता है। जो R होता है वो V के संग कहाँ यूज होता है, डिनोमिनेटर में यूज होता है ना, I इक्वल टू वी बाई आर। अभी डिनोमिनेटर में यूज होता है, तो इस वजह से ही इस ओमेगा सी को उठा के हमने ऐसा बनाया 1 अपॉन सी ओमेगा, वो भी वी एम के डिनोमिनेटर में नीचे ले जाके। तो इस वजह से ये क्या हो गया कि यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो ये हमारा एक्सी की वैल्यू आई, इस वजह से, क्योंकि ये पूरा जो नीचे एक्सी है, मतलब इसको हमने इस तरीके से लिखा है, या फिर इसको V अपॉन एक्सी लिख दो, है ना, इंडक्टिव कैपेसिटेंस। तो ये आया, तो ये इस वजह से जो एक्सी होता है वो 1 अपॉन, मतलब हमारा कैपेसिटर 1 अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है एक्सी, और हमारा एक्सएल न्यूमिनेटर के फॉर्म में होता है ओमेगा एल। तो उसका क्या रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जो आपने इक्वेशंस को इस तरीके से लेके सॉल्व किया, I इक्वल टू सी डी वी आई डी टी, यहाँ पे V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो ये रीज़न है। तो ये हमारा एक्सी का वैल्यू आया, तो ये वी एम अपॉन एक्सी बन गया, जो मैं बात कर रहा था, ये वी एम अपॉन एक्सी बन गया। तो साइन ओमेगा टी प्लस 90, अब इस कॉस को हमने साइन ओमेगा टी प्लस 90 के फॉर्म में लिखा, तो यहीं से हमारा ये आई टी भी आ गया, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90। अब यहाँ देखो कि यहाँ पे आई वाला जो टर्म है, इक्वेशन है, उसमें हमारा साइन, मतलब एंगल हमारा 90 डिग्री से आगे हो रहा है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे इस वजह से ये आई लीड कर रहा है। ओके, यहाँ आई लीड कर रहा है, या तो आप इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो कि आई को यहाँ रेफरेंस अगर बीच में बनाओगे एक्स एक्सिस पे, तो वोल्टेज को नीचे बनाओ फिर,
ये आई लीड कर रहा है, और सिंपल सेम तरीके से अगर आप पी टी लिखोगे तो वो सेम आ जाएगा, वी एम आई एम अपॉन 2 और साइन 2 ओमेगा टी। तो लगभग चीज़ें सेम है, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो ये पूरा एनालिसिस एक इंडक्टर वाले का हो गया, एक हमारा कैपेसिटर वाले का हो गया। अब ये फेजर डायग्राम का फिर से रिवीजन है कि केवल और केवल रजिस्टर के लिए आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, दोनों में कोई एंगल में डिफरेंस नहीं है। इंडक्टर में वोल्टेज आपको लिखना पड़ेगा हाई, मतलब 90 डिग्री से लीड करता हुआ, और कैपेसिटर में आपको करंट लिखनी पड़ेगी 90 डिग्री से लीड करती हुई। उसके बाद फॉर एनी पैसिव एलिमेंट RLC फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज एंड करंट आर इक्वल। ये इंपॉर्टेंट है कि हमेशा फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज और करंट तो सेम रहती है, बट पावर वेव फॉर्म हमेशा डबल हो जाती है। पावर वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डबल हो जाती है। ओके, तो इज डबल दैट ऑफ द वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज वेव फॉर्म फ्रीक्वेंसी। तो अगर वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी है और आपसे पावर की पूछी, इस पर छोटा सा MCQ पूछा जा सकता है, तो वो आपको डबल वैल्यू मिलेगी, ये याद रखें। तो 100 हर्ट्ज आपको आउटपुट में मिलेगा। अब ये एक लेवल हमने किया, अब लेवल को और ऊपर बढ़ाते हैं। अब हम एक साथ R और L दोनों को लेते हैं। तो इस सर्किट में हमने R भी लिया है, L भी लिया है। हमने R के अराउंड वोल्टेज को VR माना है, L के अराउंड वोल्टेज को VL माना है। ये करंट I फ्लो कर रही है हमारी, तो ये एक RL सीरीज सर्किट है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि R और L की बात कर रहे हैं, तो जो फेजर डायग्राम हमने पीछे सीखे हैं उन्हीं की मदद लेंगे। तो अगर R को हम बात करें वोल्टेज की, तो वोल्टेज ऑफ R, वोल्टेज ऑफ R मतलब वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, तो वो करंट के संग फेज में होता है, सेम फेज में होता है, तो ये हम डायरेक्ट ऐसे बना देंगे। बट वोल्टेज ऑफ L 90 डिग्री लीड करता है करंट से, वोल्टेज लेकिन किसका, L का, वो ऐसे बना देंगे। तो ये हमारा फेजर डायग्राम बन रहा है यहाँ का। अब जो वोल्टेज होगा, तो जो हमने ये लिखा है ना, वोल्टेज को डिवाइड करके देखो, इसको VR लिखा है, इसको VL लिखा है, तो वही चीज़ हम नीचे यूज़ कर रहे हैं कि V इजकल टू VR एंगल ओमेगा एंगल 0, वो हमें यहाँ से दिख रहा है। ये क्या बता रहा है कि एंगल 0 है VR का I के साथ में, और जो VL है उसका एंगल 90 डिग्री, वो भी पॉजिटिव का, क्योंकि ये लीड करता है। तो ये लिखने का तरीका है। इसी से हम V को लिख सकते हैं I इंटू Z, R को VR को लिख सकते हैं I इंटू R, और VL को लिख सकते हैं JIXL। तो यहाँ पे J और XL लिखना जरूरी है, ओके, और इंटू I, तो ये चीज़ है। अब यहाँ से इसी से हम बनाएंगे तो हमारा Z निकल के आया, जिसको हम इम्पिडेंस कहते हैं। तो जो रजिस्टेंस वर्ड होता है ना, उसको हम AC में, जब हमारा L और C इंक्लूड हो जाता है, तो उसी वर्ड को हम इम्पिडेंस लिखते हैं। तो इसको इम्पिडेंस हमने माना, तो Z इक्वल टू R प्लस JXL आया। तो ये एक इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट आई। अब यहीं से फेजर डायग्राम की अगर बात करें तो हमने जो ये VL लिखा था, इस VL को हम खिसका के इधर ले गए, इधर, और जब इधर ले गए तो ये जो ट्राइंगल बना, इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस है, इसको हमने V मान लिया। ये सोर्स वोल्टेज है, वो हाइपोटेन्यूस वैल्यू है। ये हमारा जो हाइट है ये VL के इक्वल है, और ये जो बेस है ये हमारा VR के इक्वल है या I के इक्वल है। इस तरीके से ये हमने ट्राइंगल बनाया। अब इसी ट्राइंगल से सारा हमारा एनालिसिस होता है, लगभग पूरा इस ट्राइंगल से। तो इससे हमने इसी ट्राइंगल से ये निकाल लिया कि V इक्वल टू ये VR और VL के इस तरीके से इक्वल है, और VL एंगल 90 डिग्री का है। तो इम्पिडेंस निकला यहाँ से। और देखते हैं, अगर हम ट्राइंगल को इस तरीके से बनाए, इसमें ये जो एंगल है इसको थीटा मान लें, V को IZ माना है मैंने, VL को I इंटू XL माना है, और VR को I इंटू R माना है, जो हमने इधर से भी वैल्यूज ली थी। ओके, तो ये हमारा क्या बना दे रहा है, V जो वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज, वो रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। तो सोर्स वोल्टेज निकालने का तरीका होता है ये, V इक्वल टू रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। इसी तरीके से थीटा निकालेंगे तो वो tan इनवर्स इसी एंगल से निकालो, इसी ट्राइंगल से निकालोगे, तो ये जो थीटा है उसको लिख सकते हैं tan इनवर्स VL बाई VR। ओके, VL बाई VR जो फॉर्मूला होता है, मतलब ट्राइंगल के अंदर अगर आपको tan थीटा लिखना है, tan थीटा लिखना है, तो फिर अगर ये ABC है तो tan थीटा हमारा B बाई C होता है यहाँ पे। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री है बेसिक, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करिए। अब हम एक और ट्राइंगल की तरफ बढ़ते हैं। अगर उसी ट्राइंगल में हम, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, इसको V को IZ लिख दिया। अब तीनों से जो IZ, IXL और IR लिखे हैं, अब I एलिमिनेट कर दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल बचेगा Z, XL और R। अब यहाँ से जो इम्पिडेंस है, जो टोटल इम्पिडेंस है, आप उसको निकाल सकते हो, Z इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। सेम उसी पैटर्न पे जैसे हम वोल्टेज को निकाल रहे हैं, ये और ये दोनों सेम पैटर्न पे ही चल रहे हैं, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और थीटा tan इनवर्स XL बाई R, तो ये थीटा निकाल लिया हमने। और बात करते हैं अब ये पावर ट्राइंगल, इसको हम पावर ट्राइंगल कहते हैं, क्योंकि इससे हम पावर निकाल रहे हैं, डिफरेंट पावर कैलकुलेट करते हैं। तो ये पावर का ट्राइंगल है। तो इधर हम लिखते हैं I स्क्वायर Z,
यहाँ लिखते हैं आई स्क्वायर एक्सएल, मतलब यही जो जेड आर एक्सएल था इसी में हमने क्या किया, आई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया तीनों में। जब तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टर्म, क्योंकि पावर का टर्म होता है आई स्क्वायर आर, इस फॉर्म का टर्म पावर का होता है, तो ये पावर ट्राइंगल बन गया। अब जब ये पावर ट्राइंगल बन गया तो इसको हमने नाम दिया एस, इसको नाम दिया पी और इसको नाम दिया क्यू एल। अब इनको समझना जरूरी है। तो इससे हमने पहले तो उसी तरीके से जैसे हमने बाकी निकाला, एस की वैल्यू निकालेंगे जो रूट पी या पी स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर बनेगी, थीटा बनेगा टेन इनवर्स क्यू एल, ये रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू एल स्क्वायर सॉरी, उसके बाद थीटा बनेगा टेन इनवर्स क्यू एल अपॉन पी, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पी एस और ये है क्या एक्सएल, तो P होता है उसके बहुत सारे नाम होते हैं, उसको हम एक्टिव पावर कह सकते हैं, रियल पावर कह सकते हैं, एवरेज पावर कह सकते हैं, इफेक्टिव पावर कह सकते हैं, ट्रू पावर कह सकते हैं, ऑल आर सेम। ये सारे के सारे जो नाम हैं ये P के लिए ही इस्तेमाल होता है। जो नॉर्मल हमारा P होता है ये वाला आई स्क्वायर आर, ये जो P है जो बेस में है, ये जो बेस में P है ये हमारा इतने तरीके का हो गया। अब बात करते हैं S की। अब इसकी यूनिट भी देखनी जरूरी है। तो इस P की यूनिट तो सिंपल जो यूनिट होती है हमारी वॉट्स, वही होती है वॉट। तो ये जो P होता है करता क्या है, कॉजेज हीट एनर्जी अराउंड रजिस्टर, जो नॉर्मल हमारा DC में भी करता है, तो ये P तो वही वाला है। अब जो QL है इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस पावर या इंडक्टिव रिएक्टिव पावर। तो इसका यूनिट भी होती है VAR, वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। ये इंपॉर्टेंट है समझना, इसमें ये रिएक्टिव वर्ड आता है, वही इसके अंदर भी आता है। तो ये QL जो है ये इंडक्टिव रिएक्टिव पावर है, जिसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस को इस्तेमाल करते हैं एज रजिस्टर वैल्यू। तो आई स्क्वायर एक्सएल जो होता है, तो इस पावर ट्राइंगल में ये जो वैल्यू थी ये वाली, ये वैल्यू, तो यही वैल्यू हमारी आई स्क्वायर एक्सएल क्या बनाती है, QL को बनाती है, जो इंडक्टिव रिएक्टिव पावर होता है। ये क्या करता है, ये करता है प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन द इंडक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है इंडक्टर के अंदर, और इंडक्टर एसोसिएट होता है मैग्नेटिक फील्ड से, ये तो सबको पता ही होना चाहिए। तो ये हमारी दो तरीके की पावर बनी। तो कैसे याद रखेंगे, जो QL है QL के संग एक्सएल एसोसिएट हो जाएगा और P हमारा सिंपल हो जाएगा। अब हमारा बचा S, इसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पेयर। ओके, जो वो इस फॉर्मूले से आती है P इक्वल टू VI, तो ये वोल्ट एम्पेयर, इसको हम एपरेंट पावर कहते हैं। एपरेंट पावर, इसका मैग्नीट्यूड एक अलग वैल्यू बताता है, और कॉम्प्लेक्स पावर बोलेंगे अगर मतलब इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं केवल, तो उसको एपरेंट पावर बोलेंगे। और उसी के संग अगर हम बोथ मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों को ले लेते हैं तो इसी पावर को हम कॉम्प्लेक्स पावर बोलते हैं। तो ये S जो होता है इसके दो नाम होते हैं, एपरेंट और कॉम्प्लेक्स। अगर केवल मैग्नीट्यूड को लेते हैं तो एपरेंट, और अगर बोथ मैग्नीट्यूड और एंगल को लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स। तो ये आई स्क्वायर जेड, देखो जिसमें जेड आ जाए, अब मैं इसको याद करने का हिंट वाली बात है कि अगर जेड आ जाए हमारा टोटल, तो वो S बन जाएगा एपरेंट और कॉम्प्लेक्स पावर। केवल R आ रहा है तो वो नॉर्मल पावर है, ये जिसको हम नॉर्मल, एक्टिव, रियल, ट्रू, इफेक्टिव बोलते हैं। और अगर L आ रहा है, QL आ रहा है, जिसमें XL आता है, अगर निकालते वक्त फॉर्मूले में ये जो आई स्क्वायर एक्सएल है, अगर XL आ रहा है तो उसको हम QL बोलेंगे, जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टिव पावर हो जाती है। तीन तरह की पावर है यहाँ पे। अब फिर से पावर के फॉर्मूले पे वापस आते हैं कि पावर इज VT इंटू IT, तो VM साइन ओमेगा T प्लस थीटा और इंटू IM साइन ओमेगा T। यहाँ पे एक हमने नॉर्मलाइज रिलेशन बनाने की कोशिश करी है। यहाँ पे हमने थीटा लिखा है, अभी हमने ये कहानी किसके लिए लिख रहे हैं, ये L के लिए कर रहे हैं कि C के लिए कर रहे हैं, कि लैग कर रहे हैं कि लीड कर रहा है, वो हमने नहीं कहा है। सो P एवरेज क्या बन गया 1/2 पाई, ये एवरेज का फॉर्मूला। तो इसी PT को उठा के हमें यहाँ एवरेज के फॉर्मूले में रखना है। तो ये जब हमने रखा तो ये VM IM/2 कॉस थीटा बन गया ओनली। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं VM/√2 और IM/√2, इस 2 को हमने ब्रेक कर लिया दो उसमें। तो VM/√2 क्या होता है VRMS, ऐसे ही IM/√2 क्या होता है IRMS इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या बन गया, P इज VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस थीटा, या फिर P इज VI कॉस थीटा, मतलब ये वैल्यू जो उनकी RMS वैल्यू ही है, तो VI कॉस थीटा भी बोल सकते हैं P को। तो ये हो गया, अगर P VI कॉस थीटा के इक्वल है, या फिर उल्टा बोल सकते हैं कि अगर V VRMS के इक्वल है, I RMS के इक्वल है, तो P VI कॉस थीटा के इक्वल है, या P VI कॉस थीटा के इक्वल है, तब हमारा V जो है वो VRMS के इक्वल होगा और I जो है IRMS के इक्वल होगा। तो बेसिक फॉर्मूला तो हमारा ये है, और उससे ये निकल के आता है P इक्वल टू VI कॉस थीटा। अब देखो VRMS IRMS को छोड़ो, उसको छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं केवल जो हमारा बच रहा है, बच क्या रहा है कॉस थीटा। अब यही जो कॉस थीटा बच रहा है, यही हमारा होता है भाई पावर फैक्टर, इसको ही हम कहते हैं पावर फैक्टर। अब ये किस किस के इक्वल होगा, इस पावर फैक्टर को लिखने के लिए फिर से हम उसी वाले ट्राइंगल को उठाते हैं। ये वाला जो ट्राइंगल था, ये थीटा है, इसमें ये Z है, इसमें ये R है, इसमें ये हमारा XL है, ये सबको उठाते हुए
फिर इसमें ये एस भी हो सकता है, ये पी हो सकता है, ये क्यू एल हो सकता है, ये स्लेस लगा देता हूँ। तो इस तरीके से, तो अगर आप देखो इस ट्राइंगल में कॉस थीटा को लिखना चाहो आप कैसे लिख सकते हो, या तो आप जेड बाई आर लिख सकते हो, या आप एस बाई पी लिख सकते हो, इसका उल्टा सॉरी, आर बाई जेड लिख सकते हो, या पी बाई एस लिख सकते हो। तो देखो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, आर बाई जेड पी बाई एस। ये कहाँ से आया, ये इसी वाले ट्राइंगल से निकल के आ रही है ये सारी वैल्यू। या फिर वी आर बाई वी भी लिख सकते हो आप। ये हमारी डिफरेंट वैल्यू हो गई पावर फैक्टर को लिखने की फ्रॉम डिफरेंट ट्राइंगल्स, ठीक है। जो डिफरेंट ट्राइंगल थे, एक पावर ट्राइंगल से था, बाकी अलग अलग ट्राइंगल से थे। तो ये हमारी पावर फैक्टर की वैल्यू हो गई। अब पावर फैक्टर जो कॉस थीटा में है, तो थीटा यहाँ पे लैग कर रहा है। अब ये किसकी बात कर दी हमने, ये हमने एल की बात कर दी है फिलहाल, तो एल में लैग कर रहा है। या अभी इस पॉइंट को छोड़ ही देते हैं, लीडिंग और लैगिंग का अभी बात नहीं करते। असल में कॉस थीटा बताता क्या है वो समझना जरूरी है, कि पोजीशन ऑफ करंट फेजर विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज फेजर। और वोल्टेज फेजर को ही हम हमेशा रेफरेंस लेते हैं, ये याद रखना। तो वोल्टेज फेजर को रेफरेंस लेके करंट फेजर उसके संग क्या हो रहा है, लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। अगर वो लैग कर रहा है, जैसा कि हमारा इंडक्टर के केस में होता है, तो वहाँ पे पावर फैक्टर भी लैग करता है हमारा, ओके। और अगर कैपेसिटर की बात करें तो करंट फेजर क्या करता है, करंट फेजर विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज फेजर लीड करता है, तो वहाँ पे कॉस थीटा या पावर फैक्टर भी लीड करेगा हमारा। ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये वही बात कह रहा है कि ऑलवेज टेक वोल्टेज एज रेफरेंस इन एनी सर्किट। तो हमेशा वोल्टेज को ही एज अ रेफरेंस लेना होता है किसी भी सर्किट में। बीच में मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद कुछ पॉइंट्स आते हैं इंपॉर्टेंट। ये तो हमने कॉस थीटा समझ लिया कि टू डिफाइन नेचर ऑफ पावर फैक्टर फॉर एनी कॉम्बिनेशन नेटवर्क। अगर किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए, नेटवर्क कॉम्बिनेशन के लिए पावर फैक्टर को डिफाइन करना है, तो आपको वोल्टेज फेजर को ही एज अ रेफरेंस लेना पड़ेगा। ये वही वाला पॉइंट हो गया। दूसरा, पावर फैक्टर एंगल क्या इंडिकेट करता है, ये चीज़ इंडिकेट करता है पोजीशन ऑफ करंट फेजर विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज फेजर। तीसरा, पावर फैक्टर डिफाइंस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रजिस्टिव लोड इन द टोटल लोड ऑफ द सिस्टम। तो पावर फैक्टर में देखो क्या है, ये देखो ये क्या बता रहा है, आर अपॉन जेड क्या बता रहा है कि टोटल लोड ऑफ द सिस्टम जो जेड है उसमें आर कितना मौजूद है। आर बाई जेड यही तो बता रहा है कि टोटल जेड के अंदर आर कितना मौजूद है ना। तो ये पॉइंट भी जस्टिफाई होता है कि पावर फैक्टर डिफाइंस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रजिस्टिव लोड इन द टोटल लोड ऑफ द सिस्टम। और इन द प्रैक्टिकल सिस्टम ऑलवेज हाई पावर फैक्टर इज हमारा डिजायरेबल। अब ऐसा क्यों है ये अभी आगे पता चलेगा कि प्रैक्टिकल हमारे सिस्टम के अंदर हमेशा हाई पावर फैक्टर या कॉस थीटा की वैल्यू हाई ही क्यों होनी चाहिए, तो वो डिजायरेबल है, ऐसा ये भी हम देख लेते हैं क्यों ऐसा है। तो देखो बात करते हैं डोमेस्टिक सप्लाई की बात करते हैं। मान लो वो 230 वोल्ट की जैसे इंडिया में सप्लाई आती है 230 वोल्ट की है। तो ये जनरेटर है, ये हमारा लोड है जो कि हाउस में हो सकता है। ये हमारा हाउस भी है जहाँ पे लोड होता है हमारा डिफरेंट लोड। ये ट्रांसमिशन लाइन है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, हमने क्या किया कि पावर को तो कांस्टेंट कर दिया, पावर जो आती है वो कांस्टेंट रहती है। वोल्टेज हमारा 230 वोल्ट पे फिक्स है सप्लाई का। तो यहाँ पे चेंज क्या होता है, चेंज केवल करंट को चेंज करते हैं अपने डिफरेंट अप्लायंसेस के लिए। करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं और उसको कैसे चेंज करते हैं, उसको कॉस थीटा को चेंज करके करते हैं। क्यों, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर इज वी आई कॉस थीटा। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं, हमने वोल्टेज को तो कांस्टेंट कर दिया, पावर को कर दिया। अगर पावर वोल्टेज है तो क्या होगा, आई और कॉस थीटा के बीच में रिलेशन आ जाएगा। वो कैसा रिलेशन है, हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है आई और कॉस थीटा के बीच में। तो अगर पावर फैक्टर जो ये है इसको हम बढ़ा देते हैं तो हमारा करंट घट जाती है, ये चीज़ है। अब करंट की वैल्यू को घटाने के लिए जिससे ज़्यादा लॉसेज ना हो, ज़्यादा हीट बिल्डअप ना हो, तो ये रीज़न है बहुत बड़ा कि प्रैक्टिकल सिस्टम में जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू में हाई डिजायरेबल होती है, उसकी हाई वैल्यू ही हम डिज़ायर करते हैं जिससे कि हमारी करंट की वैल्यू कम हो जाए। तो देखो लाइन करंट डिक्रीजेज इफ कॉस थीटा या कॉस थीटा पावर फैक्टर इंक्रीजेज। तो पहला तो ये पॉइंट है कि लाइन, इसको हम लाइन करंट बोलते हैं, इस आई को लाइन करंट। ये तभी कम होगी जब हमारा पावर फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर आई कम होगा तो आई स्क्वायर आर का जो लॉस है एज अ हीट वो भी कम होगा। अगर करंट की वैल्यू कम होगी तो उसका लॉस कम होगा। तीसरा, ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज ड्रॉप। हमारा जो आई जेड होता है ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज ड्रॉप जो ये है, इसका जो ड्रॉप है वो भी कम हो जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू कम है। तो ये सारी चीज़ें जिन पे जो आई पे डिपेंड करती हैं वो सारी वैल्यू हमारी कम हो जाएंगी। अब इसको एक डायग्राम से देखते हैं। अगर ये लोड है, इसमें ये रेजिस्टेंस है और ये हमारा इंडक्टेंस है, ये लोड है, ये लोड मिलके बना है। तो यहाँ तो सिंपल है कि कॉस थीटा की वैल्यू आर अपॉन जेड जो होती है, जेड को कैसे लिखते हैं, यही तो जेड होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर जो हमने ऊपर सीखा था।
अगर इसमें हम सी को भी ऐड कर दें, इफ़ कैपेसिटर इज एडेड, तो कॉस थीटा हमारा क्या बन जाएगा, तो उसमें जो एक्सएल है उसकी जगह एक्सएल माइनस एक्सी आ जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अगर ये आ गया, क्योंकि ये इसमें माइनस हो रहा है और नीचे डिनोमिनेटर में ये प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, अगर कैपेसिटर को ऐड कर दिया तो हमारा कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ जा रही है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, कॉस थीटा का ये न्यूमरेटर घट रहा है, तो कॉस थीटा की ओवरऑल वैल्यू बढ़ जा रही है। तो अगर हम एक कैपेसिटर को ऐड कर देते हैं तो हमारा पावर फैक्टर और ज़्यादा बढ़ जाता है, जो हमें चाहिए ही, और उससे हमारी करंट और ज़्यादा कम, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कॉस थीटा बढ़ा है तो करंट और ज़्यादा कम हुई है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हो गए कुछ। उसके बाद बात करते हैं कि P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और हमने P को क्या लिखा है, वी आई कॉस थीटा, ये पावर के फॉर्मूले नॉर्मल हो गए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, QL को लिख सकते हैं आई स्क्वायर एक्सएल। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, इसी आई जो स्क्वायर है उसको आई और आई अलग करके लिख लेते हैं। एक आई को हम क्या लिख सकते हैं, इस आई को वी वाई जेड लिख सकते हैं, ओके, वोल्टेज बाई टोटल इम्पिडेंस, और ये आई एक्सएल ही है। तो इस अब वी और आई को एक साथ अब लिखेंगे तो वी आई और एक्सएल बाई जेड हो गया। अब ये एक्सएल बाई जेड हमारा क्या निकला, साइन थीटा निकला। तो इसी हम जो कॉस थीटा है, अगर कॉस थीटा के फॉर्म में लिख रहे हैं तो पी लिखना पड़ेगा, और क्यूएल के फॉर्म में लिखेंगे तो साइन थीटा लिख सकते हैं। तो हमारा दोनों एंगल आ गए। तो क्यूएल हमारा वी आई साइन थीटा होता है, और अगर मैं बीच की सारी चीज़ें मिटा दूँ तो ये पी हमारा वी आई कॉस थीटा होता है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको कॉस थीटा के फॉर्म में लिखना है तो पी को लिखो, और आप उसको साइन थीटा के फॉर्म में लिखना है तो क्यूएल को लिखो। इसी तरीके से आई स्क्वायर, अब यहाँ पे एज आई स्क्वायर जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल की होता है, हमारा टोटल इम्पिडेंस कुछ ये है। तो आई स्क्वायर जेड जो है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक बार आई स्क्वायर आर, एक बार जेड जे इंटू आई स्क्वायर एक्सएल। अब जो हमने ये लिखा था क्यू एल इक्वल टू आई स्क्वायर एक्सएल, तो ये जो यहाँ पे आई स्क्वायर एक्सएल है इसको हम जे इंटू क्यू एल लिख देंगे। तो ये हमारा एक फॉर्मूला ये भी आ गया कि एस पी और क्यू एल के बीच में, तो एस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू एल। तो एक फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, एस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू एल। उसके बाद आता है एस इक्वल टू आई स्क्वायर जेड। दूसरी चीज़ एस इक्वल टू आई स्क्वायर जेड इक्वल टू वी आई और इसका कॉन्जुगेट। तो वी आई का कॉन्जुगेट करने के लिए, अब कॉन्जुगेट क्यों किया वो इंपॉर्टेंट है, कि कॉन्जुगेट करने के लिए वाली बात नहीं कि किया ही क्यों, कॉन्जुगेट की ज़रूरत क्या पड़ी, तो उसको भी समझते हैं। और यहाँ से जो एस इक्वल टू आई स्क्वायर जेड, देखो ये एस कहाँ से आ रहा है, आई स्क्वायर जेड से आ रहा है। इसको जो हमने लिखा है ये एस आई स्क्वायर जेड जो हमारा एपरेंट पावर है, यहाँ पे जेड होता है टोटल इम्पिडेंस यूज होता है, तो जिसको हम वी आई ना लिख के वी आई कॉन्जुगेट लिखते हैं। तो ऐसा क्यों, अगर हम कॉन्जुगेट नहीं लिखें तो जो हमें एंगल मिलेगा वो रॉन्ग एंगल मिलेगा, ये दिक्कत है। और अगर कॉन्जुगेट लिखेंगे तो हमें एक्यूरेट मिलेगा, ये फ़ायदा है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम लेते हैं एस इक्वल टू 10 एंगल 30 इंटू 5 एंगल माइनस 10, तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये क्या बना देगा 50 एंगल 20, ओके। तो ये हमारा ये बना दिया। तो एस इक्वल टू वी आई कॉन्जुगेट। अगर हम केवल, ये तो वी आई कॉन्जुगेट के अकॉर्डिंग है, अगर हम केवल वी आई को लिखते हैं एस इक्वल टू वी आई, तो ये 10 एंगल 30, इसको लिखते 5 एंगल 10, अगर ये लिखते पॉजिटिव का तो ये क्या बना देता 50 एंगल 40। बट कभी भी हमारा अगर इसका v का एंगल 30 है और इसका एंगल 10 डिग्री है, तो कभी भी हमारा जो आउट एंगल निकलेगा एस का वो एंगल 40 नहीं निकलेगा, इसमें गलती है, ये कुछ इस तरीके से होगा। तो ये हमारा 30 ही निकलेगा एंगल, जो फाइनल एंगल निकलेगा। ये फाइनल एंगल मान लो 20 निकल रहा है, ये 30 है, ये 10 डिग्री है। इस वाले केस से देखते हैं। तो यहाँ पे कहने का यही मतलब है कि आपका कॉन्जुगेट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी सही आंसर मिलेगा, वरना एंगल में गलती हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू 50 है ये तो दोनों से ही मिल जा रही है अपरेंट पावर की, बट एंगल गलत है, ये एंगल 40 डिग्री गलत है। तो इस वजह से कॉन्जुगेट लेना होता है। तो एस इक्वल टू आई स्क्वायर जेड या फिर वी और आई का कॉन्जुगेट। आगे देखते हैं। सपोज अगर वी टी इक्वल टू हमारा 20 साइन ओमेगा टी प्लस 40 होता। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप पीक वैल्यू को ले रहे हैं जो कि 20 एंगल 40 है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं पूरे को 20 एंगल 40। तो पीक वैल्यू 20 है, यहीं पे आरएमएस वैल्यू 20/√2 है एंगल 40। तो अगर आप पीक वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर में भी पीक वैल्यू मिलेगा, और अगर आप आरएमएस वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर में भी आरएमएस वैल्यू मिलेगा। ये समझने वाली बात है। मतलब कोई पूरा सर्किट है, आपने उसकी, जैसे ये वी की वैल्यू थी, इसको आपने पीक वैल्यू को ले लिया केवल इसको, तो आपको आउटपुट में भी पीक वैल्यू ही मिलेगी, ये बात हो गई। और अगर आप आरएमएस वैल्यू को लोगे तो आखिरी आंसर में आप कुछ भी निकाल के ला रहे हो, मान लो उस सर्किट में कोई करंट आई है तो उसकी भी वो आई आरएमएस करके ही वैल्यू में आपको आंसर मिलेगा। तो नॉर्मली जो होता है हम आरएमएस वैल्यू ही लेके सॉल्व करते हैं।
तो ये है कि आंसर आरएमएस, टेक आरएमएस वैल्यू एज डिफॉल्ट ऑलवेज, हमेशा आरएमएस वैल्यू को लेके सॉल्व करो, और उसके बाद ज़रूरत है तो पीक वैल्यू को आप निकाल लो उससे, क्योंकि बहुत कम ही ज़रूरत पड़ती है, पीक वैल्यू को निकालने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। तो ये चीज़ है कि पहले आप आरएमएस वैल्यू को ही मान के सॉल्व करो, और लास्ट में अगर आपको पीक वैल्यू पूछी गई है तो आप पीक वैल्यू उस आरएमएस वैल्यू से निकाल लो। जैसे कि यहाँ पे है, जैसे 30 है, तो ये क्या होगा, ये आपकी आरएमएस वैल्यू होगी। अगर आपकी कुछ दी भी नहीं है तो आप इसको मानो कि ये आपकी आरएमएस वैल्यू ही है, ये 30। उसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं कि ये नॉर्मल है कि पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या रिलेशन है, ये पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो ये जो कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं या फिर जो एसीएम पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम की एनालिसिस की, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो फॉर्म होता है जिसमें हम tan मतलब मैग्नीट्यूड लिख के और एंगल दर्शाते हैं, तो इसको हम पोलर फॉर्म कहते हैं। और अगर आप इसको इस तरीके से लिखें कि tan√2 प्लस j ऑफ tan√2, मतलब ये रियल पार्ट और ये इमेजनरी पार्ट, ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म हो जाता है। तो देखो पोलर फॉर्म को हम कैसे रेक्टेंगल में लिखेंगे, ये तरीका है पोलर से रेक्टेंगल। पहले आपने लिखा tan एंगल 45, तो आप tan मैग्नीट्यूड को दोनों बार लिखो, tan रियल में भी लिखो, इसको लिखो cos 45 प्लस यहाँ पे j लगाओ। अब ये जो पार्ट है ये इमेजनरी पार्ट है, tan sin 45। तो आप ये सेम चीज़ मैग्नीट्यूड दोनों में tan लिखना है, रियल वाले में cos लिखना है और हमारा इमेजनरी वाले में साइन लिखना है। तो ये क्या बन गया, tan√2 प्लस tan/√2 प्लस j tan/√2, ये हमारा कन्वर्जन हो गया। अब ये फाइनल हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई। इसी तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं 6 + j8, तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इससे कन्वर्जन कर रहे हैं पोलर फॉर्म में। तो इसका आप मैग्नीट्यूड निकालो, जो कि होता है इस तरीके से रूट ऑफ जो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी वैल्यू का स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ 6² प्लस 8²। फिर थीटा निकालो, थीटा आपका क्या दे देगा, tan इनवर्स 8/6। तो इस अब थीटा यहाँ लिख दो इससे यूज करके, और आर आपने ये निकाला ये लिख दो। तो ये फाइनली कौन सी फॉर्म बन गई, पोलर फॉर्म बन गई। तो ये हमारा पोलर और रेक्टेंगुलर फॉर्म के बीच का रिलेशन है इस तरीके से। उसके बाद बात करते हैं कि केवल साइन वेव ही क्यों। तो उसका एक रीज़न है कि साइन वेव का डिफ्रेंशिएशन करना आसान है और इंटीग्रेशन करना भी आसान है। ये चीज़ एक ये रीज़न दिया जाता है कि साइन वेव का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन ईजी रहता है। दूसरी बात, जो नेचुरल फिनोमेना होते हैं बहुत सारे, साइन वेव का क्या मतलब होता है कि जब टाइम स्टार्ट होता है तो वो 0 वैल्यू देता है, और हमारा जो बीच में पहुंच जाता है एक टाइम पीरियड तो वो मैक्सिमम वैल्यू देता है। कॉस उल्टा काम करता है, कॉस इसी की जगह अगर आप इसमें कॉस बनाएंगे तो कॉस ऊपर से शुरू होता है और जब हाफ टाइम पीरियड आता है तब वो 0 वैल्यू देता है और फिर ऐसे जाता है। तो कॉस हमारा ये चीज़ है कि वो 0 पे टॉप से शुरू करता है। तो जो हमारा नेचर में ज़्यादातर वेव्स होती हैं वो साइन वेव होती हैं, जैसे कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एक नेचर फिनोमेना है, रिपल इन ओशन, स्ट्रिंग इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब जो जनरेट करती हैं तो ये वेव्स को साइन वेव की फॉर्म में जनरेट करती हैं। ये रीज़न है बहुत बड़ा, इस वजह से हम साइन वेव को ही लेते हैं। तो जब मैंने एक बार ये बोला था कि कॉस को हमने चेंज करके साइन बनाया, तो क्यों बनाया, मैंने बोला था आगे बताएंगे, तो यही रीज़न था कि कॉस जो था उसको चेंज करके हमने ये साइन बनाया। ये जो है कॉस ओमेगा टी, इसमें हमने 2 सप्लाई किया, ऊपर 2 नीचे। अब ये 2 कॉस ओमेगा टी और ये साइन ओमेगा टी है, इसको फाइनली हमने साइन ऑफ 2 ओमेगा टी बना दिया। जैसे यहाँ पे है ये कॉस ओमेगा टी था हमारा, इसको हमने साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री लिखा है। तो ये प्लस 90 डिग्री हमें एक तो 2 फायदे कर, एक तो बता रहा है कि लीडिंग है या लैगिंग है वोल्टेज और करंट, दूसरा ये हमें बता रहा है कि हमने साइन के फॉर्म में वेव फॉर्म को लिख लिया और लिखना है आगे। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें बेसिक निकली एसी एनालिसिस के अंदर से। और थोड़ा सा देखते हैं, अगर आप आरसी सीरीज सर्किट की बात करें, जैसे हमने आरएल तो पढ़ा ही है, तो यहाँ आप ज़्यादा डिटेल में समझने वाली बात नहीं, सबको समझ में आ गया। इसके अराउंड वोल्टेज वी आर है, इसके अराउंड वी सी है। यहाँ जो हम ट्राइंगल बनाएंगे फेजर का, तो देखो वी आर तो इसी फॉर्म में बनेगा आई के डायरेक्शन में, पर हमारा जो वी है वो आई से लैग कर रहा है, तो वो अब नीचे बन जाएगा, ये नीचे बन गया, ये वी सी बन गया, और जो इनको कनेक्ट करेगा वो वी बन गया। तो ये ट्राइंगल हमारा बन गया, ये एंगल थीटा डिग्री है। अब यही करना है, इसी ट्राइंगल को लेके बार बार सॉल्व करना है। एक बार इसको लिखेंगे वी आर एंगल 0 प्लस वी सी माइनस ऑफ एंगल 90, क्योंकि हम वी को लिख रहे हैं और v लैग कर रहा है आई के रेस्पेक्ट में, तो ये एंगल -90 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये क्या बना देगा, आई जेड, वी को आई जेड लिख दो, वी आर को आई आर लिख दो, वी सी को -j/i/xc लिख दो। xc हमारा वही कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो z हमारा यहाँ से क्या आ गया, i को हटा देंगे तो r-j/xc, तो z की वैल्यू आई है हमारी r-j/xc, तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यू आई। ऐसे ही हमारा वहाँ क्या होता था, z होता था r+j/xl, वहाँ पे प्लस होता था और यहाँ पे माइनस होगा। उसके बाद हम एक ट्राइंगल को ये बनाएंगे जिसमें वी आर, वी सी और वी को यूज़ करेंगे। तो हमने ये यूज़ किया, तो यहाँ पे जो वी की वैल्यू निकालेंगे तो √VR² प्लस VC², जैसे वहाँ पे होता था √VR²
प्लस वी एल स्क्वायर, सेम उसी तरीके से एंगल क्या आ गया टेन इनवर्स, और यहाँ पे माइनस जरूरी है, माइनस वी सी बाई वी आर। अगर हम इसका ट्रायंगल बनाएंगे इम्पिडेंस का, तो देखो ये Z है, ये R है, ये XC है। अब इसका भी लिख देंगे Z इज रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी थीटा में माइनस लगाना जरूरी है। सेम इसी तरीके से पावर ट्रायंगल बनाया, तो ये पावर ट्रायंगल में भी हमारा थीटा में माइनस लगेगा, माइनस टेन इनवर्स क्यू सी अपॉन पी, तो एस इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर। ये सेम है, ये जो इंडक्टर में होता था वही यहाँ पे है, इसमें पावर ट्रायंगल में कोई बहुत चेंज नहीं है, थीटा में या माइनस वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ कॉस थीटा जो यहाँ पे है वो वी आर अपॉन वी, आर बाई जेड, पी बाई एस, फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पे जो होगा वो लीड करेगा। क्यों? क्योंकि हमने पावर फैक्टर के रिगार्डिंग बात कह दी थी कि पावर फैक्टर क्या होता है, करंट की पोजीशन को बताता है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज हमेशा। तो वोल्टेज को एज अ रेफरेंस लेते हैं, तो करंट यहाँ पे वोल्टेज को रेफरेंस लेते हुए करंट क्या कर रहा है, करंट लीड कर रहा है यहाँ पे, इस वजह से ये हमारा लीडिंग हो जाएगा पावर फैक्टर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट, फिर इस लेक्चर का खत्म। फाइंड द पावर डिसिपेशन इन द रजिस्टर फॉर गिवन इनपुट, इसमें पावर डिसिपेशन बताना है। तो ये हमारा डायग्राम है, ये VM है, ये ऐसा हमारा ट्राइंगल है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, P एवरेज जो होगा वो V स्क्वायर RMS अपॉन R के इक्वल होगा। अगर हम DC की बात करते हैं, देखो यहाँ बहुत डिफरेंस है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे एक तो DC है, एक AC है। हम AC के लिए पढ़ रहे हैं और DC के लिए हमने पहले पढ़ा है। अगर हम DC की बात करते हैं तो PDC जो लिखते हैं वो वहाँ पे V एवरेज को यूज़ करते थे अपॉन R, और AC में हम V RMS को यूज़ करते हैं अपॉन R, ये अंतर है। पर अगर हम AC के अंदर P एवरेज को निकाल रहे हैं, देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट समझने वाली चीज़ है कि अगर हम AC के अंदर P एवरेज को निकाल रहे हैं तो फिर यहाँ पे हम यही RMS को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, V स्क्वायर RMS अपॉन 6। अब इस वेव फॉर्म के लिए ये जो ट्राइंगल है बट हाफ है, अगर पूरा ट्राइंगल करोगे तो VM बाई रूट 3 हो जाता है। अब क्योंकि ये हाफ है तो ये VM बाई रूट 6 आ गया V RMS की वैल्यू, ये जो V RMS की वैल्यू VM बाई रूट 6 आई, तो इसका स्क्वायर अपॉन R, तो ये क्या बना दिया VM स्क्वायर अपॉन 6R। अब VM क्या होता है हमारा पीक, उसका इसको पीक लिख दिया या P मैक्स लिख दिया, VM स्क्वायर हमारा VM स्क्वायर अपॉन R, सॉरी इसको मैं दोबारा से बताता हूँ। ये जो पूरी वैल्यू है VM स्क्वायर अपॉन R, ये किसकी वैल्यू होती है, ये पीक पावर होती है, P मैक्स होती है, उसकी वैल्यू होती है। तो उसमें अलग से क्या आया, उसमें अलग से ये 6 आया। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो हमारा P एवरेज इज P मैक्स अपॉन 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ये तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात आई कि अगर AC के अंदर आप P एवरेज निकाल रहे हैं तो आप उसको V स्क्वायर RMS अपॉन R, मतलब वहाँ पे आप RMS वैल्यू को यूज़ करेंगे, V एवरेज वैल्यू को यूज़ नहीं करेंगे। और अगर DC के अंदर आप निकाल रहे हैं इसी P एवरेज को तो आप एवरेज वैल्यू को यूज़ करेंगे। ये समझने वाली बात है यहाँ पे कि अगर आप DC के अंदर DC या P एवरेज को निकाल रहे हैं तो आप एवरेज वैल्यू को यूज़ करो, और यहाँ पे आप P एवरेज को निकाल रहे हो तो आप एवरेज को यूज़ नहीं करो, यहाँ आप RMS वैल्यू को यूज़ करो। देखो इतने में मैंने अब ये समराइज़ किया कि अगर आप AC के अंदर निकाल रहे हो, ये सब हटा दो, AC के अंदर निकाल रहे हो P एवरेज तो आप RMS वैल्यू को यूज़ करोगे, DC के अंदर सेम वही P एवरेज निकालोगे तो आप एवरेज वैल्यू को ही यूज़ करोगे। यहाँ पे एवरेज की जगह RMS हो जाता है। ये समझने वाली बात है कि P RMS जो यहाँ पे होगा वो V स्क्वायर RMS अपॉन R के इक्वल नहीं होगा, ये गलत है। ओके, यहाँ पे P RMS V RMS के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो V RMS है ये तो यूज़ हो जा रहा है कहाँ, ये P एवरेज में यूज़ हो जा रहा है AC के अंदर, फॉर AC। तो यहाँ पे ये P RMS के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे P एवरेज जो होता है, इसका जो P एवरेज होता है जो मैंने बताया वो P DC के P एवरेज के इक्वल नहीं होता है। फॉर AC P एवरेज इज नॉट इक्वल टू P एवरेज ऑफ DC, ये चीज़ है। और बाकी तो फिर ये सब वही चीज़ हो गई। तो यहाँ पे यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि जो AC का P एवरेज है वो DC के P एवरेज से मैच नहीं करता, और AC का P RMS अगर निकालोगे तो वो V स्क्वायर RMS अपॉन R की इक्वल नहीं होता, क्योंकि ये जो V RMS है ये पहले ही हमारे P एवरेज में यूज़ हो चुका है अगर AC की बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट थे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाकी लेक्चर 8 में।